हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का। तो जिन बच्चों का ये सेट है 6513 ये अपने आंसर चेक कर सकते हैं। 651 कोड जिनका भी है सेट 1 2 3 चल जाएगा, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे एंड अदर कोड्स के भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिए, ईजी था हार्ड था। तो ये आपका सेट 3 है। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं एंड कमेंट करना कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द फिजिबल रीजन एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था z = ax + by बाउंडेड है, कंडीशन दी है बाउंडेड की, है ना। तो कैसा है, बाउंडेड है। तो आपको पूछा कौन सा करेक्ट है। तो जब भी आपको बाउंडेड बोले और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो और बाउंडेड हो, तो उसमें पूछा है क्या सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी या एक मिनिमम वैल्यू आएगी, या फिर मैक्सिमम भी हो सकती है मिनिमम भी हो सकती है, या डी ऑप्शन है ना तो मैक्सिमम आएगा ना ही मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे आपका क्योंकि बाउंडेड रीजन है और बाउंडेड रीजन में आपने एलपीपी सॉल्व भी की होगी, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है और मिनिमम भी आ सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट ज़रूर करना। तो फर्स्ट का आंसर सी ऑप्शन होगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और बाउंडेड है तो उसका आंसर मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। ऑप्शन सी आंसर है। आई होप सब बच्चों ने इसका आंसर लिखा ही होगा, क्योंकि जब आप बाउंडेड सॉल्व करते हो तो आपके वैल्यूज़ मैक्सिमम में भी आ जाता है और मिनिमम में भी आ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर सी ऑप्शन। आई होप सबका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट इजी ही है आपका ये वाला कोड। तो कमेंट करना कैसा था, इजी था हार्ड था। सेकंड क्वेश्चन देखो, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर i - j एंड i + j। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था, प्रीवियस ईयर में भी आया था, ये प्लेलिस्ट के अंदर था। तो i - j और i + j का आपको परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है, तो पहले आप इसे वेक्टर a मान लो, इसको वेक्टर b मान लो। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। अब कोई भी यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर्स के, तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ना। तो आपको मैंने क्या बोला है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए हमने किसको माना है, i - j को, और वेक्टर बी हमने माना है i + j को, है ना। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर जब दो वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। और वो जो यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन देता है वो किसके बराबर होता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो a क्रॉस बी एंड उसका a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होता है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आप पहले a क्रॉस बी निकाल लो। a क्रॉस बी में a आपको दिया है एंड b पता है, तो पहले a क्रॉस बी निकालना सबको आता है, i j k, है ना। अब इसमें देखो इस वाले के कोफिशिएंट i के कितना है, 1 है, और j का -1 है। तो a में 1 और -1, 1 और -1, z नहीं है 0। b में देखो i + j, i का 1 है, j का कोफिशिएंट 1 है, स्केलर पार्ट, तो इसका 1 1 है, और z इसमें k नहीं है तो इसमें भी k की जगह 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको सॉल्व करना आता होगा। i को हाइड करो, i के कॉलम, और इसको i बाहर लिया, इसके कॉलम को हाइड किया, 1 0 0, और ये भी 0 बन जाएगा, तो ये 0 आ गया। फिर j के कॉलम और रॉ को हाइड करो, तो ये हाइड होगा, तो 1 × 0 0, 1 × 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। k का ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, ये तो आई होप सबको आता होगा। k को हाइड करो तो 1 1 = 1 एंड प्लस का साइन होता है, फिर 1 × 1, देखो 1 × 1 1 एंड फिर माइनस का साइन होता है, फिर 1 × 1 माइनस का आएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2k कैप हो जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मैग्नीट्यूड निकालना ही, जो आया है क्रॉस प्रोडक्ट इसका मैग्नीट्यूड। तो इसमें i वाला कोफिशिएंट नहीं है, स्केलर पार्ट 0, उसका j वाला भी नहीं है 0, एंड k वाला कितना है 2, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर का रूट करोगे तो 2 आएगा, एंड फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे n कैप वाला। तो क्रॉस ऊपर रखना, क्रॉस कितना आया 2k कैप, और डॉट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k कैप इसका ओवरऑल आंसर है। तो आई होप सबका आंसर k कैप आया होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे का आंसर k कैप आया है कमेंट ज़रूर करना। तो इसका आंसर आपका k कैप होगा, ए ऑप्शन। तो ये अगर जिन बच्चों ने किया होगा तो डायरेक्ट आंसर भी पता ही होगा, तो k कैप इसका करेक्ट आंसर है। तो बताना मुझे कमेंट करके। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ex/1 + x का आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, कितना है, अल्फा, एंड ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और इसकी हेल्प से आपको इसका निकालना था।
तो क्वेश्चन 3 में देखो हमें ये इस वाले का इंटीग्रेशन तो पता है, EX अपॉन 1 प्लस एक्स का, इसका इंटीग्रेशन आपको K दिया हुआ है ना। अब इसको हमें इसकी हेल्प से हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो अगर मैं इसमें देखो, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर हम आइलेट को करें तो आइलेट क्या होता है, पहले इन्वर्स होता है, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्जेब्रिक। तो पहले एल्जेब्रिक आया तो एल्जेब्रिक को यू मानो, यानी इसको आपको यू मानना है। और जो एक्सपोनेंशियल है ऊपर वाला, जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में या डिवीजन में होते तो आप आइलेट से करते हो ना, तो आप पहले एल्जेब्रिक को तो यू मानो, इसको मैंने यू मान लिया, और जो एक्सपोनेंशियल है वो बाद में आ रहा है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये EX को हमने V मान लिया। अब ये आइलेट का फॉर्मूले करा रखा था, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का लगा रखा है मैंने साइन, तो इसका डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो ये आइलेट का फॉर्मूला होता है। अब इसमें पहले फर्स्ट फंक्शन u है ना, u तो मैंने 1 प्लस एक्स को माना, तो ये तो एज इट इज़, तो ये आपका क्या है, ये आपका, ये इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखूं तो EX तो आपका है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आपका एल्जेब्रिक है। 1 प्लस एक्स नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है आपका एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़, और EX का क्या करना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो EX का इंटीग्रेशन तो EX ही होगा। अब उस पर ओवरऑल लिमिट है तो इसके आइलेट वाले फॉर्मूले में भी ये लिमिट लगेगा, है ना, इंटीग्रेशन का। देन इस वाले में आओ, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, 1 प्लस एक्स नहीं है, ध्यान रखो, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये u आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, किसी भी 1 अपॉन एक्स का आपको पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड फिर से इंटीग्रेशन v का करना है, v तो EX है, EX का इंटीग्रेशन तो EX आएगा, और इस पूरे पे ओवरऑल पे इंटीग्रेशन। तो आइलेट सबको आता होगा, तो ये लगा दिया। अब हमें दिख रहा है ये माइनस, अगर मैं बाहर भेज दूँ तो ये जो बन रहा है ये EX अपॉन 1 प्लस एक्स का, जो आपको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करना है। एंड ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ भेज देते, तो ये पूरा इंटीग्रेशन K था, तो इसको निकालना है, तो ये यहीं ये वाला निकालना है ना, तो ये यहाँ माइनस कर दो। अब K माइनस, अब इस पे आप क्या करो, वैसे तो ये भी K ही है, लेकिन मेरे को यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकती हूँ। तो ये मैंने 1 पहले अपर लिमिट रखी, तो E1 तो E हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट 0 है, तो E0 तो 1 हो जाता है ना, E0 1, और अपॉन में 1 0 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन 1। और क्योंकि बाहर देखो अपर माइनस लोअर होता है ना, अब बाहर क्योंकि माइनस है तो इसलिए ये वाला तो प्लस बन जाएगा ना, तो ये आपका आंसर आएगा। अपर माइनस लोअर, अपर मेरा रखा तो मैंने E2/2 आया, ये प्लस था तो ये बाहर माइनस, तो ये माइनस हो गया, और फिर लोअर रखा तो लोअर माइनस में आना था, बट ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये किस किस का आंसर आया, बिल्कुल ठीक है, K माइनस E/2 प्लस 1, यही आपको निकालना था ना। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे K की जगह इन्होंने अल्फा दे रखा है, मैंने K मान लिया, इसलिए अल्फा से क्वेश्चन था, तो अल्फा प्लस 1 माइनस E/2, तो जहाँ जहाँ K रखा है वहाँ अल्फा रख लेना, ठीक है। तो अल्फा के टर्म में आ जाएगा अल्फा माइनस E/2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे अल्फा माइनस E/2 प्लस 1, अल्फा माइनस E/2, ये रहा बी ऑप्शन है आंसर, है ना, अल्फा माइनस E/2 प्लस 1, बी ऑप्शन आपका आंसर है। E/2 माइनस में आएगा, 1 प्लस में आएगा, बी ऑप्शन किस किस का आंसर है कमेंट करना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो एक साथ सारे नहीं मिल पाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप बाकी ये वाला जो सेट है 65(1), ये अपने आंसर आप और भी सेट 65(1) कोड जिसका है वो अपने आंसर सेट 1 2 3 वाले चेक कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन है 2 1/x अपॉन x² dx, इसका ना इंटीग्रेशन आपको करके दे दिया, ये आएगा, बट यहाँ पे एक K मिसिंग कर दिया इन्होंने, तो वो K फाइंड करना है। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसके 2 के ऊपर 1/x पावर है, और नीचे 1/x² भी है ना। आपको पता है 1/x को अगर सब्सटीट्यूट करूँ तो उसका डिफरेंशिएशन करके 1/x² आता है ना, तो हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 1/x है,
अगर मैं 1/x को सब्सटीट्यूट करूँ तो देखो ये 2 1/x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, ये x² नहीं है, अलग से 1/x² है। तो अगर मैं 1/x का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो 1/x² आ जाएगा। तो मैंने सब्सटीट्यूशन में 1/x को y मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये जब भी 1/x हो तो -1/x² होता है ना, और साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा और फिर ये dy हो जाएगा और ये d यानी कि इस 1/x² dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy, ये माइनस का इधर चला गया तो ये -dy हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप सबको आता होगा। 1/x की जगह y लगा दिया, 1/x को सब्स्टिट्यूट किया था y, और ये पूरा जो आया ये मेरा dy आ रहा है, बाहर माइनस भी आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, जब भी 2 की पावर कोई भी हो, मान लो 2x है, इसका अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में 2x अपॉन log 2 होता है। अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो इसका तो डिफ्रेंशिएशन में 2x log 2 ऊपर आ जाता है, बट इंटीग्रेशन में log 2 नीचे आएगा, है ना, 2x log 2। तो इसका हमने 2y का इंटीग्रेशन किया तो 2y log 2 आ जाएगा, एंड बाहर माइनस है, एंड साथ में कुछ कांस्टेंट भी आता है c। अब आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो ना, इसको 2y को तो मैंने 2y की जगह 1/x रख दिया जो सब्स्टिट्यूशन लगाया था, और माइनस का 1/log 2 अलग कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ये अलग और 1/log 2 अलग। एंड अब जब आप इससे आंसर से कंपेयर करोगे ना अपने, तो 2 1/x तो है, साथ में c भी है, क्या k इसके साथ k था ना, तो यानी k के फॉर्म में क्या आ गया, ये आ गया। तो k आपका -1/log 2 किस किस का आया, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, -1/log 2 ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए आपको देखो -1 0 0 0 1 0 0 1 1 एंड ए इनवर्स निकालना था। तो एक तरह से ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, अगर मैं इसका बाहर माइनस ले लूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं इन्वर्स निकालती हूँ तो वैसे तो याद रखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अदरवाइज आप देखो पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये देखो आइडेंटिटी के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट होगा वो ओनली इसके डायगोनल एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो -1 × 1 1 -1 एंड इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और फिर आपका एडजॉइंट ए इसका नेगेटिव आएगा सम, तो इसको -1 से मतलब ये आएगा, और इसमें साइन शायद चेंज हो तो -1 से जब आप करोगे मतलब इसका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और आप -1 से करोगे तो ए आएगा इसका आंसर, यानी कि वापस ए मिलेगा। तो ये अगर ये है तो ए आप ढूंढ लो यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ये मैट्रिक्स गिवन है और एक ये मैट्रिक्स गिवन है। जब देखो मैट्रिक्स गिवन होते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो इसी से आप एक्स वाई सॉल्व कर लो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग A11 इसके इक्वल कर दो तो x + y 9 के इक्वल हो जाएगा, एंड ऐसी 3x आपका x + 6 के, तो 3x x + 6 से आपका x निकल जाएगा। तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, x को यहाँ ले आई तो -3x - 2x 3x - x 2x, एंड ये 6 x निकालोगे तो 2 से डिवाइड होकर 3 आ गया, x 3 आ गया। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 3 + y 9 एंड y निकालोगे तो 9 - 3 6 आ जाएगा। तो x आपका 3, y आपका 6, तो x - y निकालना था, तो 3 - 6 साइन देखो प्लस माइनस माइनस साइन तो इसका लगेगा ना, नंबर बड़ा है, तो -3 आंसर है ऑप्शन बी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप ये तो सबका सही होगा, -3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में आपको m और n बोला है, 2 इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी m की दी हुई है 0.6, n की प्रोबेबिलिटी दी है 0.2 एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.5 दी है, और आपको m0/n0 यानी कंडीशनल निकालनी है। m0 और n0 पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। तो कंडीशनल तो आई होप सबको आती होगी, है ना। कंडीशनल किसी भी a अगर है और b आपको गिवन है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, a और b में a और b का इंटरसेक्शन ऊपर और जिसकी गिवन है वो प्रोबेबिलिटी नीचे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। मेरे को m दिया है, n दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, इन तीनों की हेल्प से मैं यूनियन निकाल सकती हूँ। तो m यूनियन n की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, a की प्रोबेबिलिटी प्लस
बी की एंड इंटरसेक्शन की माइनस कर दो, ये तो फॉर्मूला सबको आता होगा है, इनको प्लस और इंटरसेक्शन को माइनस, तो 0.6, 0.2, 0.8 माइनस 0.5, तो 0.3 तो यूनियन आ गया। अब मेरे को ये निकालना है, तो इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगी फॉर्मूला, तो एम नॉट एन नॉट में एम नॉट और एन नॉट का इंटरसेक्शन तो आप ऊपर रखोगे प्रोबेबिलिटी में, एंड एन नॉट गिवन है तो एन नॉट की प्रोबेबिलिटी नीचे, कंडीशन सबको आती होगी। अब एम नॉट एन नॉट का अगर मैं, जो डी मॉर्गन्स लॉ है, एम नॉट जब इन दोनों पे अलग अलग पे नॉट हो तो आप अगर इकट्ठा नॉट लगाते हो तो ये डी मॉर्गन लॉ है ना, ये नॉट नॉट दो पे अलग अलग है, तो अगर एक साथ नॉट लगाना है तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, तो ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन और इस पे ओवरऑल आ गया। अब आपको पता है कि एम यूनियन एन का नॉट निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल 1 में से यूनियन जो नॉट है उसका, अगर नॉट की निकालनी है तो 1 में से जो उसके होने वाली प्रोबेबिलिटी है एम यूनियन एन उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो एम नॉट इंटरसेक्शन एन नॉट को मैंने इस डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से किस में चेंज किया, एम यूनियन एन नॉट में। ये इंटरसेक्शन था तो यूनियन, और अलग अलग पे था तो इकट्ठा लग गया। एंड एन नॉट की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालूंगी, 1 में से एन के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। अब एम यूनियन एन नॉट की प्रोबेबिलिटी भी अभी बताई थी, 1 में से नॉट की निकालनी, तो 1 में से जो इसके होने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करो। अब ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, तो ये मैंने निकाली थी, अभी कितनी आई थी 0.3, कितनी आई थी ये 0.3, तो 1 में से माइनस करूंगी 0.3 एंड 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कितनी गिवन है 0.2, तो 1 माइनस 0.2 0.8 होता है, 1 माइनस 0.3 0.7, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 7/8 किस किस का आंसर है, ऑप्शन ए। तो इजी था, अगर ये फॉर्मूले अगर आपको आते हो तो 7/8 इसका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा, एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इनमें से कौन सा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है एक्स एंड वाई का। तो देखो होमोजीनियस की कंडीशन तो सबको ही आती होगी। होमोजीनियस में हम क्या चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, जहाँ वाई होता है वहाँ लेमडा वाई रख देते हैं, है ना, जहाँ वाई होता है वहाँ हम लेमडा वाई रख देते हैं, और जो एक्स होता है वहाँ पे हम लेमडा एक्स रख देते हैं। ओके, अब अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को देखूँ, फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, y² माइनस XY। अच्छा, एक और कंडीशन होती है आपकी कि अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी, अगर उसमें मैंने उस फंक्शन में x की जगह, अगर वो फंक्शन मेरा fx(y) था, अब मैंने अगर उसमें लेमडा x और लेमडा y पुट किया, तो f लेमडा x लेमडा y, अगर लेमडा की पावर अलग हो जाए, लेमडा एक बार दो बार जितनी बार है, अगर वो सेपरेट हो जाए और वापस फंक्शन मुझे वही मिल जाए, या यानी उसकी डिग्री अगर n आ जाए किसी तरीके से, तो वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये कंडीशन है होमोजीनियस की। तो अगर मैं पहला फंक्शन देखूं तो मैंने y² माइनस XY, y² में लेमडा y रखा, उस पर होल स्क्वायर, माइनस x की जगह लेमडा x रखा, लेमडा y रखा। अब यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है, लेमडा स्क्वायर कॉमन आके वापस मुझे एज इट इज फंक्शन fxy मिल गया ना, और इसकी डिग्री कितनी आई 2, तो ये तो होमोजीनियस है। सेम ऐसे ही आप सेकेंड वाले में करो, x की जगह लेमडा x रखो एंड 3y की जगह लेमडा y रखो, और यहाँ भी लेमडा आपका एक पावर में बाहर आ गया, तो इसकी डिग्री 1 आ गई, और ये वापस हमको fxy मिल गया, तो ये भी आपका होमोजीनियस है। इसमें अगर मैं रखूँगी तो यहाँ भी लेमडा, मतलब वापस फंक्शन मिल जाएगा, लेमडा की 0 पावर आ जाएगी। पर जो लास्ट वाला फंक्शन है ना आपका 10x माइनस sec(y), वो आपका क्योंकि इसमें 10 लेमडा x अगर आप रख भी दो और sec लेमडा y अगर आप रख भी दो, क्या आप इसका लेमडा बाहर सेपरेट निकाल पाओगे ना, तो इसको 0 पावर में भी नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये वाली फॉर्म नहीं दे रहा है ना। तो यानी ये आपका नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस ही आपको चेक करना था, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन डी 10x माइनस sec(y) इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नॉट वाला पूछा है ना आपसे, तो ये वाला नहीं है होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, आपको बी एंड सी का बीच का एंगल निकालना है। तो बी और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो आप बी और सी को, ये जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसमें बी और सी को आप सेपरेट कर दो। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो मेरे को a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है एंड बाकी इनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, तो मैंने b और c के बीच में एंगल निकालना, तो इन b और c को आपको इधर भेज देना। अगर a और c के बीच में निकालना होता तो a और c को इधर भेज दे, ठीक है। अभी b और c के बीच में निकालना है, तो b और c दोनों को, ये देखो इस पूरे का वेक्टर सम 0 है, तो यानी ये सारे वेक्टर, यानी इन सारे वेक्टर्स का टोटल 0, तो इनके मैग्नीट्यूड का भी टोटल 0 ही आएगा, है ना। अगर ये तीनों वेक्टर का
जीरो है तो इनका मैग्नीट्यूड भी तो जीरो ही है। तो मैं कह सकती हूँ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वो भी जीरो है ना। तो वेक्टर ए कैसे कर लो, बी और सी को हमने यहाँ भेज दिया तो ये माइनस का साइन आ गया, ये दोनों यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस होके ये कॉमन ब्रैकेट में लगा दिया। अब आपको क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये टोटल अगर वेक्टर सम जीरो है तो इनके टोटल मैग्नीट्यूड का सम भी तो जीरो है ना। तो अब मैंने इसमें मैग्नीट्यूड लगाया दोनों साइड पे और इसका स्क्वायरिंग भी कर दिया। तो स्क्वायरिंग करके क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर है तो माइनस साइन तो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस को आप हटा सकते हो, पावर प्लस हो जाएगी ना। माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर माइनस में दो बार है तो वो माइनस को साइन को हटा देगा। तो अब जस्ट बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखो, अब इसमें बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर एंड साथ में 2 वेक्टर बी सी है ना। तो इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब मेरे को इन सब के मैग्नीट्यूड्स गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √37 है और √37 पे जब मैं स्क्वायर करूँगी तो रूट हट जाएगा। वेक्टर बी कितना है 3 पे स्क्वायर, वेक्टर बी सी 4 है 4 पे स्क्वायर, देखो यहाँ रूट नहीं है तो यानी इस पे स्क्वायर लगेगा, बट यहाँ पे रूट था ना तो √37 पे स्क्वायर किया तो रूट हटा दिया। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 यहाँ आके माइनस हो जाएंगे एंड ये 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिर से 3, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 4 कॉस थीटा, ये बी डॉट सी का फॉर्मूला बोला है, बी का मैग्नीट्यूड सी का कॉस थीटा है ना, डॉट का यही तो फॉर्मूला होता है। अब आपको 2 3 4 जो मल्टीप्लाई में आएगा 2 3 6 4 जो 24 को डिवाइड में ले जाना है एंड इसको -37 में से 25 माइनस करोगे 12, कॉस थीटा 12/24, 12 से 24 कट जाएगा, कट के ये 1/2 आंसर देगा एंड कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना है, कॉस थीटा कब हाफ होता है जब 60 डिग्री एंगल होता है, तो थीटा आपका 60 डिग्री मतलब π/3। ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आया है कमेंट करना कि आपका आंसर ऑप्शन सी है π/3 इसका ओवरऑल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, fx आपको दिया मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x -1 और पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये बोल रहा है कि जो fx है वो आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा 0 पे और 1 पे। तो देखो मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन समझाए हुए थे कि कोई भी मॉडुलस x है अगर तो वो कॉन्टिन्यूस तो होता है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर ये x है तो वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा और अगर x -1 है तो -1 का मतलब +1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं बट डिफरेंशिएबल किसमें नहीं हो सकते, जिसमें ये ओवरऑल 0 वैल्यू दे, यानी x -1 0 का मतलब 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही x = 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कॉन्टिन्यूस होगा मॉडुलस फंक्शन। तो ये क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये 0 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, ये 1 पे नहीं है, ओवरऑल कंपोजिट फंक्शन है। तो यानी ये दोनों ही कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी हम बोल सकते हैं ये जो पूरा fx है ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है एंड ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इट मीन्स ये सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी fx कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल 0 एंड 1 पे, ऑप्शन सी इसका आंसर है, करेक्ट पूछा था। तो ऑप्शन सी आई होप सबने लिखा होगा एंड कमेंट करना किस किसने लिखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए ला सकूं। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। 11 12 इसका जो बचे हुए क्वेश्चन है ये भी हम कर लेंगे, सारे क्वेश्चन ही करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कमेंट करना मुझे कितने आपके सही, अभी तक 10 में से कितने सही हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लेंगे। ये इसके एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन है, इजी ही आया एग्जाम, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। और प्लेलिस्ट में से जिसने किया था उनको इजी लगा होगा। प्लेलिस्ट में से मैंने 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स पूरे सॉल्व किए हुए थे और अभी भी आपको प्लेलिस्ट, अगर कोई और नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेंगे। पहले तो प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे सॉल्व हो रखे हैं इसमें से, बट फिर भी हम करेंगे। ये वाला भी मैंने करा रखा था, मोस्टली क्वेश्चन करा रखे थे। ये आपका स्केच द ग्राफ, सिंपल सा x+3 का ग्राफ आया हुआ है एंड देन आपको एरिया और इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एंड ये आपका स्क्यू लाइन का क्वेश्चन भी करा रखा था। आपको कमेंट करना मुझे किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। एंड ये वाला भी प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम पहले 1 रखना था एंड p निकल जाता और फिर आपको ये मीन निकालना था इसका। सिंपल ही क्वेश्चंस है, कमेंट कीजिए कैसा एग्ज़ाम गया आपका। ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ करा रखा था।
लॉन्ग क्वेश्चंस, ये एक भी कराया हुआ क्वेश्चन है। इक्वेशन इमेज निकालने वाला, यस ये भी करा रखा है आपको। सेक्शन ई, ये आपका सेट में से आया हुआ ना, रिलेशंस में से। तो इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को शेयर कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो, और सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल में नए हो तो। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। एंड अदर कोर्स भी अगर आप चाहते हैं तो उसके भी सॉल्यूशंस आ जाएंगे धीरे धीरे, तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह सब सिखा रखा था आपको। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और सोल्यूशन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।